जो उपदेश आप यहां पे दे रहे थे अभी, यही उपदेश उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया को और उस समय के सरकार के संचालकों को दे होते ना, तो संभवतः इस प्रदेश का भी कल्याण होता। तो इधर उधर की बात मत कर, यह तो बता कि एक काफिला क्यों लूटा। जो समाजवादी पार्टी तितर बितर हो गई, अस्त व्यस्त हो गई, इस पूरे प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, अराजकता का जो तांडव खड़ा किया था, कौन इसके लिए दोषी था? आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है। आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए, क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? और न्याय कैसे होता है, ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। ये जो बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं ना, ये समाजवादी पार्टी का अहंकार है। जब व्यक्ति में अहंकार आता है तो कहता है कि मैंने ये कर दिया, लेकिन जब इसीलिए कोई आपको सम्मान नहीं देता समाजवादी पार्टी को। सत्र के पहले प्रदेश के सामने ये पहचान के संकट से प्रदेश तरसता था समाजवादी पार्टी के कारण, लेकिन आज हर उत्तर प्रदेश वासी सम्मान इसलिए प्राप्त कर रहा है क्योंकि काम सरकार की एक टीम कर रही है, परिणाम है, लेकिन दुनिया कह रही है कि यूपी के अंदर अच्छा हो रहा है, तो पूरा उत्तर प्रदेश सम्मान प्राप्त कर रहा है। यानी भर्ती के लिए योग्य नौजवान को प्राथमिकता नहीं देते थे, और शिवपाल जी तो उसके मास्टर हैं, इनकी तो पीएचडी ही इसमें है। पूरी भर्ती की प्रक्रिया को तार तार हर व्यक्ति बेहाल था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी प्राप्त कर रहा है। क्या शिक्षा में, क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, क्या पुलिस भर्ती बोर्ड में, और भर्ती की इस प्रक्रिया को ही पारदर्शी बनाने के लिए हम लोगों ने हर एक स्तर पर उस प्रकार के तंत्र को विकसित किया है। और इसीलिए शिक्षा आयोग में भी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी को बिठाया है कि जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। क्योंकि नकल माफिया आदत तो आप लोगों ने खराब की थी, लेकिन उनकी आदत को सुधारने का काम, क्योंकि जब भी कोई हैंकड़ी दिखाता है तो उसकी हैंकड़ी को ठीक करने का काम भी सरकार का होना चाहिए। और यही हमारे पद की शपथ भी है। एक सज्जन को सुरक्षा, लेकिन दुर्जन को ठिकाना लगाने का काम। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्, यही तो है। और इसी के लिए बैठे हैं, भजन करने के लिए थोड़ा बैठे हैं। भजन करना तो हमारे पास मठ पर्याप्त है, उसी में कर लेते हैं। नहीं, दंगा तो आप लोग, आपकी नीतियां दंगा कराते थे, दंगा तो आप ही लोग कराते थे। दंगाइयों को
और तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, दंगा तो आप ही लोग कराते थे। और नहीं, खुरापात नहीं करते थे, खुरापात को ठीक करवाते थे, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करवाते थे थोड़ा। अभी ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की मार ने पाकिस्तान की कमर ही तोड़ के रख दी थी। एक लखनऊ में बन रही है। आयुष्मान के कार्ड में एक शिकायत मुझे जरूर मिलती है इधर से कि साहब 6 सदस्यों वालों को तो आयुष्मान मिल गया, उससे नीचे वाले क्या करेंगे? तो मैंने कहा आप भी 6 वाले बनिए। और सब ज्यादा खन्ना जी बोलते हैं। अब ये वो यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। अवैध वसूली, अभी तो मैंने शुरुआत की, ये तो अभी शुरुआत है। सत्ता के संरक्षण में पैरेलल, ये 11 वर्ष नहीं, अभी तो आपको जो है 2047 तक इंतजार करना होगा। 2000 चाहे जो कहिए, रूल ऑफ लॉ आज यूपी के अंदर है। कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। दंगाई, ओह, दंगा कैसे होता है और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब दंगा है। देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए और ये प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए कि इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। उन सभी माननीय दलीय नेताओं को जिन्होंने इस अनुपूरक बजट पर अपने विचारों से सदन को अवगत कराया, और माननीय सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इस शीतकालीन सत्र के दौरान भी प्रश्नकाल में या अन्य नियमों के अंतर्गत भी अपनी बातों को जो रखा है, वह कहीं न कहीं आम जनमानस से जुड़ी हुई वे बातें हैं जो प्रदेश के विकास के लिए बहुत मायने रखती हैं। और इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा कि इस पूरे सदन में शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट के साथ साथ अलग अलग मुद्दों पर माननीय सदस्यों ने भी विचार रखा है। मैं उन सब के प्रति भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे अच्छा लगा माननीय नेता विरोधी दल अत्यंत उम्रदराज हैं, जीवन का एक लंबा अनुभव उनके साथ में है। उनकी सहजता, उनकी सरलता और उनकी उदारता
हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए जब वो कोई बात बोलते हैं तो मुझे लगता है कि इस माननीय सदन का कोई भी सदस्य बुरा नहीं मानता है। उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव भी रखे हैं और उनके जो महत्वपूर्ण सुझाव होते हैं सरकार उनको गंभीरता से लेती है, उनको उसी भाव के साथ उन पर कार्रवाई भी आगे बढ़ाती है। और मैं आश्वस्त करता हूं कि जो भी महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने आज यहां पर दिए हैं उन सबको सरकार भी और जो भी अन्य मान्य दलीय नेताओं ने अपनी बातों को रखा है उन सब पर भी हम लोग गंभीरता से कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अक्सर होता है कि स्वाभाविक रूप से विरोधी पक्ष में है तो उनको सरकार के हर अच्छे कार्य की भी आलोचना करनी ही है, क्योंकि अन्यथा विरोध में रहने का भी औचित्य नहीं रहेगा। लेकिन कुछ चीजें जरूर हैं और वह ये कि मैं विरोधी दल को इसके बारे में अवश्य कहना चाहूंगा। आपने उदारता से हमारे सामने नेता प्रतिपक्ष के रूप में अत्यंत वरिष्ठ सदस्य को और एक बुजुर्ग को जो अपनी सहजता और सरलता के लिए जाने जाते हैं, जिनके प्रति एक सामान्य सम्मान का भाव हम लोगों के मन में होता है, तो हम लोगों को विरोधी दल के प्रति जो कठोरता रहती है वो वैसे ही सामान्य रूप से सहजता में बदल जाती है। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, आपने जो बात कही है सरकार के बजट के आकार पिछले 8 और पौने 9 वर्ष के अंदर सरकार ने क्या कुछ किया है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सरकार के प्रयासों से क्या योगदान हुआ है, इनके बारे में चूंकि सप्लीमेंट्री डिमांड्स हैं तो बहुत संक्षेप में ही अपनी बात को कहूंगा। लेकिन मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, आज से पौने 9 वर्ष पहले समाजवादी पार्टी इस पक्ष में थी और भारतीय जनता पार्टी उस पक्ष में थी। जो उपदेश आप यहां पे दे रहे थे, भी यही उपदेश उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया को और उस समय के सरकार के संचालकों को दे होते ना, तो संभवतः इस प्रदेश का भी कल्याण होता। हमने क्या किया है मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी से और विरोधी पक्ष से कहना चाहूंगा कि तो इधर उधर की बात मत कर, यह तो बता कि एक काफिला क्यों लूटा। जो समाजवादी पार्टी तितर बितर हो गई, अस्त व्यस्त हो गई, इस पूरे प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, अराजकता का जो तांडव खड़ा किया था, कौन इसके लिए दोषी था? और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत सारी चीजों को स्वीकार किया कि हां अच्छा हुआ है, जैसे दुर्दांत माफिया और अपराधियों के प्रति सरकार की क्या नीति होनी चाहिए और सरकार ने वह करके भी दिखाया। राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट नीति हो और उन्हें लागू करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो परिणाम लाए जा सकते हैं। 4 आयाम उसके हैं और उन चारों आयामों पे सरकार ने किस रूप में कार्य किया है। कोई व्यक्ति हो, समाज हो, संस्था हो,
इन सबको सबसे पहले चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण हो, कानून का राज हो, हर व्यक्ति के मन में सुरक्षा का एहसास हो, हर बेटी हर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ये किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकताओं में उन कार्यक्रमों को लेकर के जब सरकार आगे बढ़ती है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। और मुझे इस बारे में प्रसन्नता है, सुरक्षा का जो माहौल हमने दिया, आपने क्या किया क्या नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजल्ट दिया है। हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, उत्तर प्रदेश की जनता रिजल्ट दे रही है, आगे भी देगी। महत्वपूर्ण रिजल्ट है क्या, हमारे बारे में प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर धारणा क्या है, 2017 के पहले 2017 के बाद। पांडे जी, आप भी देश और दुनिया के अंदर जाते होंगे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बहुत अच्छी नहीं थी, हमें भी बुरा लगता था, अच्छी नहीं थी। आज इस पक्ष के लोग या उस पक्ष के लोग, कोई भी बाहर जाता होगा, प्रदेश के अंदर भी आप जाते होंगे, अगर राजनीतिक प्रोग्राम में नहीं आप सामान्य कार्यक्रम में जाएंगे तो सामान्य लोगों के मुंह से बात अवश्य आपको दिखती होगी कि हां, सुरक्षा का एक माहौल है, बेहतरीन माहौल है, हर व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है। देश के अंदर कहीं जाते हैं, लोगों के मन में एक एहसास होता है कि हां, यूपी सुरक्षित है, अच्छा है, दंगा नहीं है, अराजकता नहीं है। आपको उदाहरण देना है तो मैं आपको बता सकता हूं न्याय कैसे होता है। आप ही के सामने, आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है, आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए, क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? और न्याय कैसे होता है, ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। और श्रीमती विजमा यादव को भी मैंने बुलाया था, मैंने उनको कहा आपको सुरक्षा हम देंगे, आप चिंता की कोई बात नहीं। क्योंकि ये केवल एक सदस्य की बात नहीं, आपके और मेरे समर्थक की बात नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के समर्थकों की बात नहीं, प्रदेश की सुरक्षा का मामला है। प्रदेश की बेटी, प्रदेश की बहन और प्रदेश के हर व्यापारी को और हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ये सरकार की प्राथमिकता में है। और दूसरा जो आपने कहा है, कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। आपके जिले में भी कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, तो लोग बहुत चिल्लाते हैं। आपने अभी गांधी स्मारक से जुड़े हुए किसी एक मेरठ के स्थल का नाम बताया है, हम इसकी जांच करवाएंगे, पूरी रिपोर्ट लेंगे। और
कहां खादी उद्योग का होगा? और आपके जिले में भी गांधी स्मारक से जुड़े हुए एक स्थल पर कब्जा करने की प्रवृत्ति चल रही है। हाँ, देखिए, अवैध अतिक्रमण जो भी करेगा वह तो हटना चाहिए। देखो, एक सरकारी जमीन, सरकारी भूमि गरीब के लिए होनी चाहिए। देखिए, मुझे अफसोस हो रहा था जब यहां पे ग्रामीण अभिलेख से जुड़े हुए एक बिल को प्रस्तुत किया गया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया। देखिए, पहली बार हुआ है और इस पूरे सदन को प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि आजादी के बाद पहली बार एक गरीब को, जहां पर आबादी की भूमि पर उसका मकान बना है, उसका अभिलेख उसके नाम पर पहली बार हुआ है। और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति ग्रामीण अभिलेख से संबंधित एक संशोधन विधेयक हम लोग इस सदन में लेके आए थे। मैं सदन के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि सदन ने पास किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने प्रश्न खड़ा किया। यह अभिलेख उन्हीं गरीबों के लिए है कि जहां पर जिस गरीब का आवास होगा, आबादी की लैंड होगी, तो उस गरीब की परिवार की महिला सदस्य के नाम पे वो दर्ज होगा और उसका मालिकाना अधिकार उसको मिलेगा। उसके नाम पे वो बैंक से जाके कर्ज भी ले सकती है। लेकिन अगर उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा, तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए सुरक्षा का यह वातावरण हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। और उस सुरक्षा का वातावरण ने परसेप्शन बदला है यूपी का। पूरे यूपी की सुरक्षा के इस वातावरण पर आज हर व्यक्ति कह सकता है कि आज यूपी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? 2017 के पहले क्या स्थिति थी और 2017 के बाद क्या है? 17 के पहले गड्ढा युक्त सड़कें थी। मेट्रो के नाम पर मजाक बनाया हुआ था। रेलवे के नेटवर्किंग के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय नहीं था। आपकी मजबूरी होती है तो आप कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं, अन्यथा जब कांग्रेस में यूपीए की गवर्नमेंट केंद्र में थी और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी कैसे संबंध थे आप लोगों के? यानी मजबूरी के नाम का नाम आपके संबंध थे, अन्यथा आप लोग किस प्रकार की अराजकता फैलाते थे किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? 17 के पहले यूपी में 1.5 एक्सप्रेसवे थे और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 22 एक्सप्रेसवे, और देश के अंदर अगर ये सभी 22 के 22 बन जाएं तो 60% एक्सप्रेसवे पर अकेले यूपी का कब्जा होगा। अकेले यूपी, देश के अंदर जितने एक्सप्रेसवे होंगे उनमें 60% यूपी के पास। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क आज के दिन पर यूपी में है, 16,000 किलोमीटर का। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन की, मेट्रो सिटी यूपी, देश के अंदर सबसे अधिक मेट्रो यूपी के अंदर, देश के अंदर सबसे अधिक एयरपोर्ट। 2017 के पहले यूपी के अंदर एयरपोर्ट की संख्या बहुत कम थी, उनमें से 2 संचालित थे, 2 आंशिक रूप से संचालित थे। आज 16 एयरपोर्ट संचालित हैं और
उनमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वह जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अगले महीने संचालित होने जा रहा है। ये है उत्तर प्रदेश की स्पीड। देश की पहली रैपिड रेल आज यूपी के अंदर चल रही है। देश का पहला वाटरवे यूपी के अंदर संचालित हो चुका है। ये प्रयागराज से हल्दिया के बीच में, वाराणसी हल्दिया के बीच में संचालित है। इसे प्रयागराज तक और फिर बलिया से अयोध्या तक इसको एक्सटेंड करने का एक कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन ये सरकार की इच्छा शक्ति पर होता है। सरकार करना चाहिए तो हो सकता है, लेकिन जब सरकार नहीं करना चाहेगी, और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग बात बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं ना, ये समाजवादी पार्टी का अहंकार है। जब व्यक्ति में अहंकार आता है तो कहता है कि मैंने ये कर दिया, लेकिन जब इसीलिए कोई आपको सम्मान नहीं देता समाजवादी पार्टी को। 17 के पहले प्रदेश के सामने ये पहचान के संकट से प्रदेश तरसता था समाजवादी पार्टी के कारण, लेकिन आज हर उत्तर प्रदेश वासी सम्मान इसलिए प्राप्त कर रहा है क्योंकि काम सरकार की एक टीम कर रही है, परिणाम है, लेकिन दुनिया कह रही है कि यूपी के अंदर अच्छा हो रहा है, तो पूरा उत्तर प्रदेश सम्मान प्राप्त कर रहा है। यानी अहंकार तब आता है जब कहते हैं कि साहब इस हमने ये कर दिया, लेकिन सम्मान तब पाते हैं जब दुनिया कहती है कि आपने अच्छा कर लिया। और आज दुनिया कह रही है कि यूपी ने अच्छा किया है, अच्छा कर रही है, हर एक मामले में अच्छा कर रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी ये अच्छा यूपी के अंदर है। एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, आपने शिक्षाविद भरे तो थे लोक सेवा आयोग में भी और शिक्षा आयोग में भी। क्या क्या कारनामे किए थे उन्होंने, क्या क्या कारनामे किए थे। जो हाई स्कूल 3rd डिवीजन था, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन था, आयोग का अध्यक्ष हो गया था। जो उसका आयोग जो उसके लिए एलिजिबल नहीं था उसको आपने आयोग का अध्यक्ष बनाया था, और क्या क्या गुल खिला रहा था। यूपी के नौजवानों के साथ खिलवाड़ इस समाजवादी पार्टी से ज्यादा किसने किया है। आज मैं कह सकता हूं भर्ती जितनी पारदर्शिता के साथ हुई है, 8.25 वर्ष सरकार को होने जा रहे हैं, कल 8.25 वर्ष सरकार को होंगे पांडे जी, और 8.25 वर्ष में 9 लाख सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बिना किसी घूसखोरी के प्राप्त हो जाए। ये पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अभी आपने देखा होगा, और मैं तो आपसे भी कहूंगा, अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की थी, आरक्षी भर्ती की। सिद्धार्थनगर जनपद के बहुत सारे नौजवान हुए थे। आपको बुलाना चाहिए था अपनी विधानसभा के नौजवानों को, उनके परिवार के सदस्यों को बुलाते, उनको सम्मान देते, अच्छा रहता। क्योंकि आप उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपको बुलाने का अधिकार है। क्या इससे पहले कभी हुआ? हम इतने बड़े पैमाने पर भर्ती इसलिए कर पाए क्योंकि हमने इसके लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। देखिए, यूपी के अंदर 17 के पहले पुलिस ट्रेनिंग के लिए हमारे पास कुल 3,000 की क्षमता थी। जब हम लोगों ने 2017 में पुलिस की भर्ती की व्यवस्था को देखा, कैसे इनकी ट्रेनिंग होगी, क्योंकि भर्ती नहीं करना, इनकी ट्रेनिंग भी करना है।
वर्दीधारी फोर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है कि जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी, यानी ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना बहेगा उतना ही सेवा के दौरान खून नहीं बहेगा। ये किसी भी यूनिफॉर्मधारी फोर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें ट्रेनिंग में आपने ट्रेनिंग की पीरियड को कम कर दिया था, 6 साल से लेकर के, यानी 9 महीने से घटा करके 6 महीने कर दिया था। और भर्ती के लिए योग्य नौजवान को प्राथमिकता नहीं देते थे। और शिवपाल जी तो उसके मास्टर हैं, इनकी तो पीएचडी ही इसमें है। पूरी भर्ती की प्रक्रिया को तार तार हर व्यक्ति बेहाल था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी प्राप्त कर रहा है। क्या शिक्षा में, क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, क्या पुलिस भर्ती बोर्ड में। और भर्ती की इस प्रक्रिया को ही पारदर्शी बनाने के लिए हम लोगों ने हरेक स्तर पर उस प्रकार के तंत्र को विकसित किया है। और इसीलिए शिक्षा आयोग में भी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी को बिठाया है कि जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। क्योंकि नकल माफिया आदत तो आप लोगों ने खराब की थी, लेकिन उनकी आदत को सुधारने का काम, क्योंकि जब भी कोई हैंकड़ी दिखाता है तो उसकी हैंकड़ी को ठीक करने का काम भी सरकार का होना चाहिए। और यही हमारे पद की शपथ भी है। एक सज्जन को सुरक्षा, लेकिन दुर्जन को ठिकाना लगाने का काम। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यही तो है। और इसी के लिए बैठे हैं, भजन करने के लिए थोड़ा बैठे हैं। भजन करना तो हमारे पास मठ पर्याप्त है, उसी में कर लेते हैं। और इसीलिए आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के भी अलग अलग तरीके हैं। सरकारी नौकरी के साथ साथ प्रदेश के परंपरागत उद्यम में भी एमएसएमई का एक बहुत बड़ा सेक्टर, ये केवल हमने नहीं तैयार किया, पहले से सैकड़ों वर्षों से है, अलग अलग जनपद से। अब आप ही के यहां काला नमक चावल होता है, ये हमने थोड़े पैदा किया, भगवान बुद्ध के समय से। लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए, हमने उसकी ब्रांडिंग की, उसकी पैकेजिंग की, अब उसको एक्सपोर्ट भी करवा रहे हैं। अरे सब हो रहा है, सारे लोग खाते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, आप नहीं बेच पा रहे हो, लेकिन ये सब जगह हो रहा है, सब जगह हो रहा है। और साई जी भी बोलेंगे, अब होता है कि नहीं होता है? क्यों आप खिलाइए उनको चावल, क्यों नहीं खिलाते हैं? देखो साही जी और खन्ना जी, अरे नौगढ़ आएंगे, आए रहे हैं। देखो साही जी की एक खूबी है, वो प्रदेश के अंदर किसी जनपद में जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं क्या खाने की अच्छी चीज क्या है। और देश के अंदर भी जाते हैं सबसे पहले पूछते हैं कि भाई खाने की अच्छी चीज क्या है। और मैं एक बार वाराणसी गया, संजोग से भी मेरे साथ थे, तो बीएचयू के सामने से चल रहे थे मेरे सामने, तो वहां के ढाबे बंद होने लगे। मैंने कहा क्यों? कहा कि साई जी जब यहां पढ़ते थे तो हम लोग पहले ढाबा बंद कर देते थे। तो ये स्वयं उसके प्रति सजग हैं और उन्होंने काला नमक चावल को आपके यहां की एक स्पेशल ब्रांड बनाई है। और मैं तो चाहूंगा कि एक बार साही जी स्वयं काला नमक चावल की खीर पांडे जी को भी खिला दें। तो आप अपने आप बुलाइए ना एक बार। लेकिन आपकी सरकारें जब थी तब आप कुछ नहीं कर पाए, नहीं कर पाए ना। और ऐसे ही खन्ना जी हैं। अब ये खन्ना जी कहते थे, परसों हमारी एक बैठक चल रही थी, उसमें कह रहे थे कि
मुझे रात्रि को बहुत गर्मी लग रही थी, तो टेम्परेचर बाहर जो है 3-4 डिग्री था। मैंने कहा भी आपको गर्मी लग रही होगी, लेकिन पहले बैठक तो कर लीजिए आप। अब ये हाल है, लेकिन हर जनपद के एक एक प्रोडक्ट को, आज की नहीं पुराने समय की थी, बंद पड़ रही थी, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास डिजाइन नहीं थी, मार्केट की डिमांड क्या है उनको जानकारी नहीं थी, उनको पैकेजिंग की जानकारी नहीं थी। सरकार ने उनको फैसिलिटेट किया। आज एमएसएमई का देश के अंदर सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो यूपी के पास है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट, लगभग 1.25 करोड़ लोग, अकेले 2 करोड़ परिवार केवल एमएसएमई यूनिट के माध्यम से अपनी आजीविका का उपार्जन कर रहे हैं। 2 करोड़ से अधिक का एक्सपोर्ट यूपी करता है अपने एमएसएमई यूनिट से दुनिया के बाजारों में यहां का सामान भेज करके। ये काम 17 के पहले भी हो सकता था, इच्छा शक्ति नहीं थी, और नहीं थी ना। नहीं, दंगा तो आप लोग, आपकी नीतियां दंगा कराते थे, दंगा तो आप ही लोग कराते थे। दंगाइयों को और तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, दंगा तो आप ही लोग कराते थे। और नहीं, खुरापात नहीं करते थे, खुरापात को ठीक करवाते थे, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करवाते थे थोड़ा। लेकिन यह एमएसएमई सेक्टर में और इन्वेस्टर समिट कैसे प्रदेश के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, आप औद्योगिक विकास के मंत्री थे, और उस समय जब पहली बार इन्वेस्टर समिट की बात आई थी, तो हम लोग जब मुंबई रोड शो में गए थे, कैसा वातावरण बना के रखा था यूपी के अंदर आप लोगों ने। जिस भी उद्यमी से मिलते थे वो कहता था, साहब आप आए हैं, स्वागत है, लेकिन हम यूपी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? कहा हमने कसम खा रखी है, नहीं जाएंगे। ये वातावरण यूपी का था। किसके कारण? समाजवादी पार्टी के कारण, समाजवादी पार्टी की नीतियों के कारण, समाजवादी पार्टी की अराजकता और भ्रष्टाचार के कारण, पॉलिसी पैरालिसिस के कारण। और आज यूपी के अंदर हम लोगों ने जब इन्वेस्टर समिट किए हैं, एक नहीं, अब हमारे पास 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। 15 लाख से अधिक करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतर चुके हैं। 60 लाख से अधिक नौजवानों को इसमें सीधे सीधे नौकरी मिली है, और 5 लाख का हमारे पास ग्राउंड ब्रेकिंग कराने के लिए तैयारी है, और 5 लाख पाइपलाइन में है। ये है कार्य, ये है नए भारत का नया यूपी, ये है एम्प्लॉयमेंट। अब यूपी का नौजवान रोजगार के लिए, उसे देश और दुनिया के अंदर भटकने की आवश्यकता नहीं, यूपी ही उन्हें रोजगार देगा। आप जाइए ना, ब्रह्मोस मिसाइल भी अब यूपी में लखनऊ में बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसके नाम से आज दुश्मन भी कांप रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की मार ने पाकिस्तान की कमर ही तोड़ के रख दी थी। ये लखनऊ में बन रही है। ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक प्रोडक्ट है, और वहां पे जितने भी नौजवान लिए गए हैं, ये सब यूपी के नौजवान हैं। कोई आईटीआई पास है, कोई पॉलिटेक्निक है, किसी ने इंजीनियरिंग किया है, वे सब यहां पे आज नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। ब्रह्मोस और उससे एंकर यूनिट जितनी भी लगी हैं, सब में उन्हें प्लेसमेंट का अवसर भी प्राप्त हुआ है। और वेलफेयर की स्कीम, आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री राहत कोष से जो पैसा मिलता था उसमें कोई भेदभाव नहीं होता था। मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने स्वीकार किया।
देर आई दुरुस्त है, और हमने कभी नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मकान देने में कोई भेदभाव हुआ है क्या? राशन देने में कोई भेदभाव हुआ है क्या? क्यों आप लोग रोकते हैं क्या? और ये माननीय सदस्य रोक भी नहीं सकते, क्योंकि सूची इन्होंने नहीं बनाई है। 2011-12 में जो सेक्स सूची बनी है, उसके साथ साथ हम लोगों ने उन गरीबों को भी, जिसको आपने भेदभाव का शिकार बनाया था, उनका नाम भी जोड़ करके और फिर ये वेलफेयर स्कीम का लाभ हम दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या सहयोगी दल का एक भी विधायक चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ नहीं देता है। रसोई गैस का कनेक्शन हो, राशन हो, आयुष्मान का कार्ड हो। आयुष्मान के कार्ड में एक शिकायत मुझे जरूर मिलती है इधर से कि साहब 6 सदस्यों वालों को तो आयुष्मान मिल गया, उससे नीचे वाले क्या करेंगे? तो मैंने कहा आप भी 6 वाले बनिए। और सब ज्यादा खन्ना जी बोलते हैं। अब आपसे सीखें ना। लेकिन कभी नहीं भेदभाव हुआ है। और ऐसे ही सीएम रिलीफ फंड से पैसा देने में भी ये हमारे लिए पाप है, चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ देना। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी के कल्याण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए सरकार खड़ी है और बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ देगी। हाँ, उसमें भी दे रहे हैं। अभी त्वरित का पैसा इधर ही नहीं मिला तो उधर भी कहां से? सभी को मिलेगा, सभी को पैसा मिलेगा। और हमने तो पीडब्ल्यूडी में भी मांगा था। देखो, पहली बार, अब पाणी जी कह रहे थे समीक्षा की बात, नियमित रूप से समीक्षा होती है, एक एक विभाग की समीक्षा होती है, एक एक कार्यक्रम की समीक्षा होती है। हर जिले के अंदर वहां का जो सीनियर जनप्रतिनिधि है, माननीय सांसद या प्रभारी मंत्री हर महीने जिले के अंदर जाकर के बैठक लेता है। सीनियर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहां पर दिशा कमेटी के माध्यम से उन योजनाओं को कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसकी भी समीक्षा होती है। उनकी रिपोर्ट शासन में आती है, फिर उसको विभागीय स्तर पर आगे क्रियान्वयन किस रूप में होना है, इसके बारे में भी कार्रवाई आगे बढ़ती है। पीडब्ल्यूडी की बैठक की पूरी कार्य योजना मैंने स्वयं अगस्त और सितंबर में माननीय विधायकों के साथ बैठक करके उस कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए किया, और उसी के अनुरूप हर एक विधानसभा क्षेत्र में सड़क के लिए, पुल के लिए, और जो उसके अलग अलग मद हैं, मानते हैं जितनी डिमांड थी उसके अनुरूप पैसा नहीं जा पाया होगा, फेज वाइज जाएगा। लेकिन कोई भी 403 विधानसभा में कोई विधानसभा नहीं बचेगी जहां विकास का पैसा जिससे वंचित रह जाए। हर जगह जाएगा, अवश्य जाएगा, और इसमें कोई भेदभाव किसी भी सदस्य के साथ नहीं है। हां, सीएम रिलीफ फंड में हम लोगों ने एक नया संशोधन जरूर किया है कि जिनके पास पहले से आयुष्मान कार्ड है, वे आयुष्मान कार्ड का पहले उपयोग करें। पैसा कम पड़ जाता है, जिलाधिकारी रिपोर्ट लगा के दे और उस पे हम सीएम रिलीफ फंड से पैसा देंगे। दूसरा, कुछ हॉस्पिटल से हमें कुछ हॉस्पिटल्स की ऐसी शिकायत हमें मिली थी कि इनके द्वारा गलत बिलिंग की जा रही है, उसमें हमें कार्रवाई करनी पड़ी थी। इन सब पे कार्रवाई हुई है, अन्यथा पैसे में कोई रोक टोक नहीं है। और उसमें जो भी सदस्य लिखता हो, इस पक्ष का हो, उस पक्ष का हो, उस पक्ष का हो, किसी भी पक्ष का हो, सबको पैसा मिला है, आगे भी पैसा मिलेगा, कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। क्योंकि गरीब के प्रति सरकार की संवेदना है, हर गरीब के प्रति सरकार उसी मजबूती के साथ खड़ी है। इस सरकार की वेलफेयर स्कीम का लाभ भी इसी प्रकार से बिना भेदभाव के प्राप्त हुआ है। और इसीलिए जब अनुपूरक बजट को देने की बात आई, जब कोई नया मद है, कोई नई चीज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसके लिए जब बजट की आवश्यकता पड़ती है और हमारे रूटीन बजट का वो पार्ट नहीं है, तो सरकार को इस प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं। और सरकार ने उन्हीं चीजों पर कार्य आगे बढ़ाया है।
और इसी में हमारा जो मूल बजट था, जिसे हमने फरवरी में प्रस्तुत किया था, वह था 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का। अब उसको 88,000 पढ़ रहे थे, वो 8 लाख था। 8 करोड़ था। और हमने जो अपना अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है वह किया है 24,496 करोड़ 98 लाख का। ये हमने किया है, जिसमें जो धनराशि उन मदों के लिए जिसमें रूटीन बजट के लिए धनराशि नहीं थी, उसमें एक्सप्रेसवे के लिए, ऊर्जा के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित जिन मदों के पे धन नहीं था उनके लिए, निवेश, नगरीय सुविधाओं के लिए, तकनीकी शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए जो धनराशि की आवश्यकता थी, उस पर हम लोग इस बजट को हम लोगों ने इसमें प्रस्तुत किया है। इसको लेंगे तो ये पूरा बजट हमारा अब बनकर के तैयार हो जाएगा। यह 8 करोड़ 33 लाख 33,233 करोड़ 4 लाख रुपए का यह हमारा टोटल बजट हो जाएगा वर्ष 25-26 का। मैंने आपसे इसी बात को कहा था कि हमें रिजल्ट पे ध्यान देना होगा। रिजल्ट क्या है? एक रिजल्ट तो मैंने बताया परसेप्शन के बारे में। ये 4 क्षेत्रों में जो कार्य किए गए, समान रूप से कार्य हुए हैं, उसके परिणाम आपके सामने हैं। और परिणाम क्या है? परिणाम ये है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। आज जो हर व्यक्ति यूपी के अंदर निवेश करने के इच्छुक है, यूपी के बारे में अच्छी धारणा बनाए हुआ है, इसके पीछे उत्तर प्रदेश के अंदर हुए उन कार्यों की और डबल इंजन की सरकार की डबल स्पीड को अब वो यूपी के अंदर देख रहा है। परिणाम क्या है? आपने पॉलिसी पैरालिसिस के कारण यूपी को बीमारू राज्य बना दिया था। यूपी जैसा राज्य बीमार हो गया था, पहचान के संकट का मोहताज हो गया था। आज पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है। आज हमारे पास 33 सेक्टोरल पॉलिसीज है, पिक एंड चूज नहीं है। इसमें आप आइए, निवेश करिए। सरकार के ये नियम है, सरकार इसके अनुरूप आपको ये सुविधा देगी। परिणाम है, यूपी के अंदर निवेश आ रहा है। यूपी देश के अंदर एक ड्रीम डेस्टिनेशन बना है इन्वेस्टमेंट का। इसके परिणाम स्वरूप बीमारू राज्य से उभर करके पिछले 5 वर्ष में यूपी अब रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। और जितना यूपी प्रोग्रेस किया है, आज देश के अंदर आर्थिक स्थिति में अन्य राज्यों की स्थिति यूपी से उतनी अच्छी नहीं जितनी यूपी आज है। ये प्रयास से होता है, शुद्ध नियत से होता है, स्पष्ट नीतियों से होता है। उन नीतियों को जमीनी धरातल पर उतारने की इच्छा शक्ति से होता है। और उन कारणों से आज सरकार ने इन चीजों को आगे बढ़ाया है। आज हमें इस बात पर प्रसन्नता होती है कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर लगे हुए बीमारू के कलंक से हमने इसको यूपी को मुक्त किया है। आज यूपी बीमारू राज्य नहीं है। गत 5 वर्ष से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में आज यूपी मजबूती के साथ, दमदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। और डबल इंजन की, डबल स्पीड की सरकार भी है। पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार नहीं है। हमारे पास अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज हैं। कोई भी निवेशक आएगा, उसके लिए लैंड बैंक है, पॉलिसी के दायरे में आकर के निवेश कर रहा है। और सरकार ने उसको यहां पे एक गुड गवर्नेंस का एक माहौल भी दिया है, बेहतरीन सुरक्षा का माहौल दिया है। आज कोई गुंडा किसी इंडस्ट्रीज को फोन नहीं कर सकता, किसी व्यापारी से गुंडा टैक्स नहीं ले सकता, नहीं कर सकता।
अगर करेगा तो उसको भी मालूम है कि इसके परिणाम क्या होंगे। कोई जानबूझ करके उलझेगा तो उसको ही मालूम है कि जानबूझ के उलझने का मतलब अब वह स्थिति नहीं है कि जब पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब वह यूपी नहीं है, अब ये वह यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। वित्तीय अनुशासन और विकास दोनों का एक बेहतरीन संतुलन भी है। जो मैंने आपको बताया ना, रेवेन्यू सरप्लस है, ये वित्तीय अनुशासन का एक उदाहरण है। और विकास के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वेलफेयर स्टेट के रूप में भी यूपी ने अपने आप को स्थापित किया, इसके भी उदाहरण है। आज यूपी के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम क्या है? एक फेयरलेस बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रस्ट इन डूइंग बिजनेस, यानी ये आज यूपी की पहचान बनी है, जिसका परिणाम है एक ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में हर एक इन्वेस्टर का एक बेहतरीन गंतव्य यूपी बना है। और मैंने आपको बताया है कि यूपी के अंदर हर एक स्तर पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया है। यूपी जैसे राज्य को जब ये देश आजाद हुआ था तब देश की अर्थव्यवस्था में यूपी का शेयर 14% था और कांग्रेस और बाद में समाजवादी पार्टी, इन्होंने यूपी को इतना पीछे किया कि जब हम लोग आए थे यूपी का शेयर देश की अर्थव्यवस्था में मात्र 8% से भी कम रह गया था, 8% से कम। और आज फिर हम कह सकते हैं यूपी ने पिछले 8.5 पौने 9 वर्ष के अंदर जो प्रयास किए हैं, आज देश के अंदर अर्थव्यवस्था में यूपी फिर से 9.5 से 10% के अपने शेयर के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यूपी आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। और इस दौरान हमने यूपी की जीएसडीपी को, यूपी की अर्थव्यवस्था को 2012 से 16 के बीच में जितनी थी उसकी तुलना में लगभग 3 गुना बढ़ाने में 12,88,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी थी, आज ये 35 से 36 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी यूपी की बनने जा रही है। पर कैपिटा इनकम यूपी की 43,000 से बढ़कर के 1,20,000 हो रही है। ये आज नया यूपी है। सीडी रेशो यानी जितना पैसा यूपी का नागरिक यूपी के बैंकों में जमा करता था उतना पैसा यहां खर्च नहीं हो पाता था। यहां के लोगों को उसको कर्ज के रूप में या निवेश के रूप में वो पैसा नहीं मिलता था। मुश्किल से 4400 पैसा जमा करता था तो 44 पैसा उसको मिलता था, शेष नहीं मिलता था। और आज मुझे प्रसन्नता है 62 से 65% पैसा यूपी के अंदर लग रहा है। इसको 70% तक पहुंचाने के एक बड़े लक्ष्य को लेकर के आज सरकार आगे बढ़ी है। और अब मैं कह सकता, ये चीजें तब हुई हैं जब सरकार ने सुरक्षा का वातावरण दिया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। और ये चीजें तब हुई जब पिछले 8 पौने 9 वर्ष में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। कन्ना जी अपनी फाइल लेके हमेशा बैठे रहते हैं कि वैट की दर थोड़ा बढ़ा दी जाए। मैं कहता हूं थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। तो उसी में खन्ना जी कहते हैं ठीक है रुकना है। तो शाहजहांपुर का एक प्रस्ताव भी था, तो शाहजहांपुर के एक नए प्रस्ताव को स्वीकृत करा लेते हैं उसी में। लेकिन आप सोचिए ना, डीजल पेट्रोल पे इतना बड़ा राज्य, डीजल पेट्रोल सबसे सस्ता यूपी के अंदर, देश के अंदर है, सबसे सस्ता यूपी दे रहा है।
पिछले 8-9 वर्ष के अंदर कोई किसी भी प्रकार का टैक्स हम लोगों ने नहीं लगाया। जीएसटी रिफॉर्म हुए थे, पब्लिक को लाभ मिला, लेकिन हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। यानी सरकार ने सब क्या किया? हां, हमने लीकेजेस रोके, कर चोरी को रोका, योजनाओं में जो लूट थी उसको रोका। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, जेपीएनआईसी, गोमती रिवर फ्रंट, क्या सच्चाई है आपके जेपीएनआईसी की? 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, 860 करोड़ रुपए खर्च हो गया और तब भी अधूरा है। 250 करोड़ का प्रोजेक्ट, 860 करोड़ खर्च हो गया और तब भी अधूरा। यह है इनकी सच्चाई। गोमती रिवर फ्रंट, 167 करोड़ का प्रोजेक्ट, 1400 करोड़ खर्च हो गए और तब भी अधूरा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ईश्वर की बड़ी कृपा हुई कि तब तक आपकी सरकार जा चुकी थी और हमने फिर से उसका मूल्यांकन करवाया। इन्होंने 15,200 करोड़ रुपए के उसका केवल सिविल वर्क के लिए उसको तय किया था और उससे 10 मीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर लंबा इन्होंने 340 किलोमीटर तय किया था। हमने थोड़ा सा उसके अलाइनमेंट को अलग से लेकर के 341 किलोमीटर लंबा बनाया, 120 मीटर चौड़ा किया और उसे जिसे 15,200 करोड़ रुपए में बना रहे थे, हम लोगों ने 11,800 करोड़ रुपए में वही एक्सप्रेसवे बना के दिखाया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अधूरा, लेकिन एक परिवार के लोगों ने अलाइनमेंट तय करने के पहले जमीनें खरीद ली थी। ये मजाक है देश के साथ में, प्रदेश के वासियों के साथ में। आपकी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट इसलिए चलती थी क्योंकि नीयत साफ नहीं थी। नौजवान इसलिए नाराज था क्योंकि उसे मालूम था कि सूची तो पहले से ही आ जाती है, महाभारत के सारे रिश्ते निकल जाते थे, सूची पहले से निकल जाती थी। नौजवान ठगा का ठगा रह जाता था, उसको कुछ भी नहीं मिलता था। अन्नदाता किसान परेशान, योजनाओं का लाभ तो नहीं मिलता था। क्या होता था? उसके ट्यूबवेल की मोटर ही चोरी हो जाती थी। हमने उसको सुरक्षा की गारंटी भी दी, 16 लाख प्राइवेट ट्यूबवेल को फ्री में बिजली की गारंटी भी दी है और यूपी पहला राज्य है जो अपने अन्नदाता किसानों को सर्वाधिक बिजली की आपूर्ति करता है, सर्वाधिक आपूर्ति करता है। हमारे पश्चिम के किसान आए थे, हमारे आरएलडी के सभी माननीय सदस्य हैं, बालियान जी हैं, ये सभी हमारे माननीय विधायकगण हैं, पश्चिमी यूपी से हमारे जितने भी विधायकगण, ये लोग अक्सर आते थे मेरे पास, कहते थे कि साहब गन्ना किसानों का कुछ हो जाए। हमने कहा चिंता मत करिए, यूपी 400 रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान कर रहा है किसानों को और 1 सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान। यानी कोई मान सकता है यूपी जैसे राज्य में अब तक यानी हमने 2,92,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को, अकेले गन्ना किसानों को किया है, अकेले गन्ना किसानों को यूपी ने। ये है यूपी की नई प्रोग्रेस। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सरकार ने यह काम जो भी किया है अपनी पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से किया है। आपके समय में थानों में भय पलता रहा, अपराधी और माफिया आपके खास रहे। ये बात आपकी सरकार के समय की कानून व्यवस्था से
चरितार्थ होती रही है। लेकिन आज प्रदेश के अंदर कोई वो नहीं। देखो, बहुत स्थिति आपके समय में था कि वो, यानी जाति के नाम पे बांटो, भाषा और क्षेत्र के नाम पे लड़ाओ, तुष्टीकरण को बढ़ाओ, अराजकता और वैमनस्यता पैदा करो। यही तो कर रहे थे। दंगे, जंगल राज, माफिया राज, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, गुंडा टैक्स, अवैध वसूली। अभी तो मैंने शुरुआत की, ये तो अभी शुरुआत है। सत्ता के संरक्षण में पैरेलल, ये 11 वर्ष नहीं, अभी तो आपको जो है 2047 तक इंतजार करना होगा। 2000 चाहे जो कहिए। आज यानी उस समय हरेक तबके में असुरक्षा का वातावरण था। प्रदेश की छवि अराजकता की थी, अस्थिरता की थी। और आज रूल ऑफ लॉ आज यूपी के अंदर है। कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। दंगाई, ओह, दंगा कैसे होता है और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब दंगा है। यह है नया यूपी। महोदय, हम लोगों ने पुलिस की अवस्थापना, यानी अगर भर्ती की है, उनकी ट्रेनिंग अच्छी की है, तो उनकी अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाया है। अब खपरेल के बैरक नहीं है। आप किसी भी जिले में जाएंगे, जो सबसे हाई राइज बिल्डिंग होगी वो यूपी पुलिस की कार्मिकों के लिए बैरक होंगे। आखिर वो सभी नौजवान तो यूपी के अंदर के ही रहने वाले हैं, किसी न किसी के परिवार के होंगे सदस्य। ये मानवीय संवेदना का भाव पहले था, आज नहीं है। आज उनके साथ वही सद्भाव के साथ, सम्मान के साथ सरकार व्यवहार करती है। सरकार ने रिफॉर्म के पहली बार यूपी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ। 7 जिले आज उससे पूरी तरह आगे बढ़ चुके हैं। मॉडर्न पुलिसिंग, साइबर थाना और फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट, ये आज यूपी की पहचान बन रही है। आज यूपी के अंदर एफएसएल लैब्स बंद पड़ रही हैं। 3 नए कानून लागू होने के बाद 7 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक सजा में फॉरेंसिक एविडेंस आवश्यक है। आपका कार्यकाल होता तो आप कभी नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपने ना फॉरेंसिक लैब बनाई, ना फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बनाए। ओह, अब 4-4 बार थे, नहीं कर पाए, तो अब कभी नहीं मिलना है। अब नहीं मिलना है। चलिए, ईश्वर करें आप स्वस्थ रहें ये सब देखने के लिए। आप स्वस्थ रहें देखने के लिए कि फिर से सपा को उधर बैठना पड़ेगा, और सपा को बैठना ही नहीं पड़ेगा, उस लायक भी रहती है कि मुख्य प्रतिपक्षी दल बना रहता है कि नहीं रहता है, ये इसमें मुझे संदेह लगता है। लेकिन आज यूपी के अंदर 12 एफएसएल लैब ये बी ग्रेड की बन चुकी हैं। 6 अन्य एफएसएल लैब्स बन रही हैं। हर जिले में 2 फॉरेंसिक वैन हम उपलब्ध करवा चुके हैं एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, और इस पर कार्य हो रहा है। सेफ सिटी के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है, इस पर कार्य हुआ है। यूपी एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स 6 वाहिनियों का गठन हो चुका है। पीएससी, जिस पर हर यूपी वासी पहले गर्व करता था, समाजवादी पार्टी ने उनकी सभी कंपनियों को नष्ट करने का प्रयास किया। हमने 34 कंपनियों को जो समाप्त हो चुकी थी, इन्हें फिर से पुनर्गठित किया है और उनकी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा बनाया है।
और अब तो 3 महिला पीएसी की बटालियन भी वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर और वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर गठित हो चुकी हैं। इन पर कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और इसीलिए उत्तर प्रदेश अब ये नया उत्तर प्रदेश है। ये सब करने का परिणाम आज देश का कुल मोबाइल फोन का जो भी प्रोडक्शन होता है वो यूपी के अंदर बन रहा है। 55% यूपी के अंदर बन रहा है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बन रहे हैं उसका 60% यूपी के अंदर बन रहा है। और आज यूपी के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर यूपी टॉप अचीवर स्टेट के रूप में अब यूपी जाना जाता है। ये है यूपी की नई पहचान। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये युवाओं की स्किलिंग के लिए और युवाओं को बेहतर भविष्य देने के लिए प्रभावी ढंग से सरकार के द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सेमीकंडक्टर में, साइबर सिक्योरिटी के लिए, रोबोटिक्स में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, हेल्थ टेक, टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी में, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में भी उत्तर प्रदेश ने नए गंतव्य प्राप्त किए हैं और तेजी के साथ उत्तर प्रदेश अब आगे बढ़ चुका है। महोदय, यूपी के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुए, यूपी जैसे राज्य में इतनी फर्टाइल नहीं, इतना अच्छा जल संसाधन, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं देते थे, अच्छा सीड नहीं देते थे। कल किसान दिवस था। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के 123वीं जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम विधान भवन के सामने भी हुआ था और मैं समझता था कि नेता प्रतिपक्ष और हमारे विरोधी दल के भी सदस्य उसमें भाग लेंगे, क्योंकि चौधरी साहब तो प्रदेश के नेता थे, देश के नेता थे। आप उस कार्यक्रम में नहीं थे, आएंगे भी नहीं आप लोग, क्योंकि आप लोग तो हर एक कार्य को आप वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। आपकी नियत है, आप किसान को वोट बैंक की नजर से देखते हैं इसलिए कुछ किए नहीं, आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए और ये प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए कि इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और
रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके ही हमारे लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और यही आप करते हैं कि किसानों के बारे में भी आपका आचरण यही है। कल देखिए शाही जी ने चौधरी चरण सिंह सीड पार्क का भी जमीन आवंटन का काम प्रारंभ कर दिया। अच्छा, किसान को अच्छा बीज मिले, अच्छी तकनीक मिले, कम लागत में ज्यादा उत्पादन। आपके समय में क्या होता था? लागत ज्यादा थी, उत्पादन कम था, बाजार नहीं था, किसान तबाह था, परेशान था, बिचौलियों के द्वारा लाभ ले लिया जाता था। आज किसान सुरक्षित है, किसान को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और कल चौधरी साहब के नाम पर कार्यक्रम था और इन सभी माननीय सदस्यों ने गन्ना मूल्य के बारे में कहा, हम लोगों ने दिया, लगातार दे रहा। यूपी आज के दिन पर देश के अंदर गन्ना उत्पादन का नंबर 1 का राज्य है। आपके समय में चीनी मिलें बिकती थी, बंद होती थी, वर्षों का गन्ना मूल्य बकाया रहता था, किसान तरसता था। अब यह स्थिति नहीं है। अब अन्नदाता किसान हमारे लिए वोट नहीं, वह सम्मान का पात्र है। आज उसको नए तकनीक के साथ आच्छादित किया जा रहा है। 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा दी गई है। आप स्वीकार करें ना करें, लेकिन उस सच्चाई को जमीन पर देखेंगे तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। और परिणाम क्या है? परिणाम है जो आपने 8% किसान विकास की दर रखी थी, कृषि विकास की दर, अब ये बढ़कर के 18% पहुंच चुकी है यूपी की कृषि विकास दर। एमएसपी के साथ ही डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। आज यूपी उसका परिणाम है कि देश के अंदर कृषि योग्य भूमि का केवल 11% हिस्सा रखता है, लेकिन उत्पादन, अच्छा बीज, समय पे बीज, अच्छी तकनीक और बहुत सारी जगह 3-3 फसल अब किसान ले रहा। परिणाम है 21% देश का कुल खाद्यान्न अकेले यूपी आज पैदा कर रहा है, यूपी का अन्नदाता किसान पैदा कर रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी यूपी के किसानों को दिया है और अब तक 94,668 करोड़ 58 लाख रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से एक अन्नदाता किसान के खाते में पहुंचा है। इसमें तो किसी को संदेह नहीं होगा, इसमें भी चेहरा नहीं देखा गया। किसान किसान है, आपके लिए वो भेदभाव का शिकार हो सकता है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए किसान किसान है। और गन्ना उत्पादन के बारे में जो कह रहा था, 55% गन्ना का उत्पादन देश के अंदर यूपी कर रहा है। यूपी के अंदर इथेनॉल उत्पादन में जो केवल 41 करोड़ लीटर था, आज 182 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन अकेले यूपी कर रहा है, यूपी के अन्नदाता किसानों के माध्यम से हो रहा है। आज हमारे पास एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक पार्क, किसानों की उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एक बेहतरीन कनेक्टिविटी भी हमारे पास है। एग्रीकल्चर वैल्यू चेन के लिए स्टोरेज है, प्रोसेसिंग सेंटर है, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है और बड़े पैमाने पर आज यूपी के अंदर इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। हमने यहां पर हर खेत को पानी देने के जिस लक्ष्य को आगे बढ़ाया है, नहरों के माध्यम से, तो देश के अंदर 86% सिंचित भूमि अकेले यूपी के पास है। यूपी सर्वाधिक सिंचित भूमि रखता है देश के अंदर। नहरों का, पाइपलाइन का, माइक्रो इरिगेशन का और तमाम बड़ी परियोजनाओं के साथ ही पीएम कुसुम योजना के माध्यम से भी 94,000 अन्नदाता किसानों को सोलर पैनल उपलब्ध करवाए गए हैं।
और मैंने पहले कहा किसानों को फ्री में बिजली, 16 लाख किसानों के ट्यूबवेल के बिल माफ करके सरकार उसके लिए पैसा उपलब्ध करवाती है। किसान आज उन्नत बीजों, प्राकृतिक खेती, ड्रोन, जलवायु और के अनुकूल आधुनिक तकनीक, इन सभी के माध्यम से आज खुशहाली से उत्तर प्रदेश के कृषि विकास दर को बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है और यह एक बड़ी दिशा में अच्छा कार्य हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा किया जा रहा है। महोदय, अन्य क्षेत्रों में भी उत्तर प्रदेश ने काफी बड़ा काम किया है। यानी गाय का दूध पीते हैं ये लोग भी, लेकिन गाय को दूध पीने के बाद छोड़ देते हैं। अब आपके वैसे भी आदत खराब है, कोई बूढ़ा हो जाता है उसको छोड़ देते, निकाल देते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने तो हर एक का हम ध्यान रखते हैं। 16 लाख से अधिक गोवंश के लिए गो संरक्षण स्थल बना करके सरकार कार्य कर रही है और 1500 रुपये एक गाय का अन्नदाता किसान अगर पालता है अपने घर में तो उसका वेरिफिकेशन करने के बाद भुगतान सरकार कर रही है। परिणाम है दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। स्मार्ट खेती, मिलेट्स यानी श्री अन्न की खेती के विस्तार में भी उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर अग्रणी स्थान बनाया है। और संजय निषाद हैं, इन्होंने पांडे जी को कभी बुलाओ अपने यहां मछली खाने के लिए। मत्स्य उत्पादन में भी उन्होंने दुगने हैं। पांडे जी मछली खाएंगे? रहे हैं ना? नहीं, मैं छीन के नहीं। आपके यहां आते कि नहीं आते हैं? हैं? अच्छा। आपके वोट बैंक को भड़काते हैं। भड़काते नहीं होंगे, खिलाते होंगे। खिलाइए लेकिन पिलाइए मत। महोदय, ऊर्जा के बारे में आज नेता विरोधी दल ने इसके बारे में चर्चा नहीं की और संभवतः वह खैर अच्छा है, उनको बिजली मिल रही है उनको इससे, क्योंकि गांव में बिजली पहले मिलती नहीं। अच्छा, आप नहीं, ये चीजें दिखाती हैं कि गांव में देखिए वैसे भी गांव में बिजली मिल रही है तो आप संतुष्ट होंगे। आप देखिए शिवपाल जी के बगल में बैठ जाते हैं, थोड़ा संगत का असर पड़ जाता है, लेकिन वैसे आप सच बोलते हैं। लेकिन ये सच्चाई थी कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो पावर प्रोडक्शन था वह कुल 7,159 मेगावाट का था। आज 11,595 मेगावाट का उत्पादन अकेले यूपी के अंदर हम लोग यहां पर यूपी के अंदर पावर जनरेट कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो हमारी अभी कुछ प्रारंभ होने जा रही है, इसमें से 6,541 मेगावाट की नई परियोजनाएं हमारी बहुत जल्दी उत्पादन शुरू कर देंगी, जिसमें घाटमपुर, खुर्जा, अनपरा ई, ओबरा डी, मेजा, इन सब की 6,541 मेगावाट के अतिरिक्त इससे हमें मिलेगी। यानी आने वाले समय में अकेले यूपी 18,136 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 गीगावाट की सोलर क्षमता हम लोगों ने हासिल की है और यूपी देश के अंदर अग्रणी राज्यों में इसमें है, जिसमें सोलर पैनल किसी भी घर में लगेगा तो उस घर की बिजली का खर्चा आधे से भी कम हो जा रहा है। अगर वो व्यक्ति उसको ठीक ढंग से देखभाल कर लेगा तो बहुत अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाने में सरकार आगे कार्य कर रही है। सुरक्षा का परिणाम है कि जो पहले वोमेन फोर्स, महिला जो शक्ति थी, ये जो काम करती थी पहले, कामकाजी महिलाओं को काम करने का जो पहले स्कोप था 17 के पहले, वो केवल 13% था।
आज उसका शेयर उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़कर के 35% से अधिक हुआ है, 36% के आसपास हुआ है। और सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण का परिणाम है कि अब नाइट शिफ्ट में भी महिलाएं काम करने के लिए जा रही हैं, कहीं कोई सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है। युवाओं के लिए एक नई स्कीम सीएम युवा उद्यमी के रूप में हम लोगों ने लागू की है और मुझे प्रसन्नता है कि 1,10,000 से अधिक युवाओं को अब तक इस योजना के माध्यम से हम लोगों ने गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई है। आज प्रदेश में एक बेहतरीन स्टार्टअप का इकोसिस्टम भी खड़ा हुआ है। 18,000 से अधिक स्टार्टअप, 76 इंक्यूबेटर, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 8 यूनिकॉर्न आज अकेले यूपी में हैं। प्रदेश ने आज इस दिशा में बेहतरीन कार्य किया है और मुझे लगता है कि अभी हाल ही में जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सीएमआई द्वारा जो बेरोजगारी की दर के आंकड़े जारी किए गए हैं देश के अंदर, उसमें यूपी की बेरोजगारी की दर जो 17 के पहले 19% थी, आज वो घट करके 2.21% पर रह गई है। यह सीएमई के द्वारा जो अभी डाटा जारी किए गए हैं वह भी यूपी के अंदर है। आप वेलफेयर स्कीम में बात करेंगे, दिव्यांगजनों, निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों के लिए पेंशन की राशि, आप याद करिए आपके समय में 300 रुपया मिलता था और वह भी आधा अधूरा, वो भी आधा अधूरा। आज डीबीटी के माध्यम से हम 1,06,00,000 परिवारों को 12,000 रुपये साल का पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके खाते में जाता है। समाजवादी पार्टी ने तो छात्रों की स्कॉलरशिप में भी घोटाला कर दिया था। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप रोक दी थी और अब तो सरकार ने तय किया है कि छात्रवृत्ति दीपावली के पहले और जो बचेंगे वह गणतंत्र दिवस के पहले उन छात्रों को प्राप्त हो जानी चाहिए। यह सरकार ने इसको किया है और इसमें प्राथमिकता के आधार पर सरकार कार्य कर रही है। आज प्रदेश के अंदर जो सरकार के द्वारा कार्य प्रारंभ किए गए, इसमें स्वास्थ्य के नए, उसमें मेडिकल कॉलेजेस की संख्या अब बढ़कर के यूपी के अंदर यह 81 हो गई है। आपके यहां भी मेडिकल कॉलेज है माधव बाबू के नाम पर। जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से कोई मरीज मेडिकल कॉलेज रेफर होता है तो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को रेफर करते हैं। गोरखपुर बजाय आपके आईएम जो एम्स बना है, एम्स में ना आप रेफर करके फिर लखनऊ रेफर, तो एक मरीज घर से निकलकर बस्ती, वहाँ गोरखपुर, फिर यहाँ आता तो ये हम लोगों ने तो आप बंद कर, आपने कहा भी था कि रेफर हर एक मेडिकल कॉलेज को हिदायत दी है कि रिफर करने की आदत की बजाय वे वहीं पे उपचार की व्यवस्था करें और उस पर वे कार्य कर रहे हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज की 81वां मेडिकल कॉलेज देखो, जिंदगी भर अमेठी कांग्रेस को ढोता रहा, आज भी ढो रहा है, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज नहीं दे पाए। और मैं धन्यवाद दूंगा, हमारे मंत्री होंगे नहीं यहाँ पे, मयंकेश्वर शरण सिंह जी को, इन्होंने लैंड दी और वहां मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया। इस सत्र में वहां क्लासेस शुरू हो गई। बलिया वाले मंत्री जी हैं कि नहीं, पता नहीं पांडे जी पक्षधर हैं कि नहीं है, हैं? आपको धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो है ना हमारे साथ में, हाँ तो आप हैं तो फिर क्या है? आप ये दया शंकर सिंह के यहां मेडिकल कॉलेज खोलने के पक्षधर हैं कि नहीं हैं? लेकिन अपने समय में नहीं कर पाए थे, पैसा नहीं था। लेकिन इन सब पे भी हम लोग कार्य कर रहे हैं
वहां के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए हमने जमीन के प्रस्ताव को जल्दी मांगा है। सरकार ने पैसे की व्यवस्था की है। बलिया में भी मेडिकल कॉलेज हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर मैं धन्यवाद दूंगा एक अन्य बात के लिए, और वह कि पिछले सत्र में 13-14 अगस्त को इस माननीय सदन ने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर यहां चर्चा की थी। बहुत रोचक चर्चा हुई थी, रात्रि भर चर्चा चली थी। इस चर्चा के बाद हम लोगों ने 300 प्रदेश भर के इंटेलेक्चुअल के साथ हम बैठे थे। फिर उन्हें हमें अलग अलग संस्थानों में हमने इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भेजा था। वे लोग अलग अलग संस्थाओं में गए थे। इसके बाद एक पोर्टल विकसित किया गया। हम लोगों ने इसी मुद्दे पर प्रदेश के लोगों से राय मांगी थी, और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक उत्तर प्रदेश से 98 लाख लोगों ने हमें अपने सुझाव भेजे हैं विकसित उत्तर प्रदेश के बारे में। उनका विजन क्या है, कैसे हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और 2047 में जो प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत का, उस समय विकसित उत्तर प्रदेश कैसे बनेगा, इस मुद्दे पर वह विचार भी हमारे सामने आए हैं। और उन सब को लेकर के समय IIT कानपुर के साथ मिलकर के इस सेक्टर में हम लोग कार्य कर रहे हैं। महोदय, मुझे केवल एक बात आपसे कही थी, वह ये कि सरकार की इच्छा शक्ति बहुत साफ है। जो पहले दिन था वही आज भी है, और सरकार उसी दिशा में आगे कार्य भी कर रही है। और मैं इसीलिए कहूंगा कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स में हम लोगों ने प्रदेश की आवश्यकता के लिए जहां आवश्यकता पड़ रही है वहां पे धनराशि, और सरकार अब ये नहीं देती है कि टोकन मनी के रूप में, क्योंकि मैं जब सत्र में आया था मैं देखता था समाजवादी पार्टी ने तमाम सड़कों को सैंक्शन किया था, लेकिन पैसा कितना दिया था, पता लगा कि 25 करोड़ की सड़क है, पैसा दिया था 1 लाख। अब मुझे बताइए 25 करोड़ की सड़क में 1 लाख से काम चलेगा? नहीं चल सकता है। ऐसे ही हम लोगों ने नहीं किया। आप लोग जो करते थे वो हम नहीं करते। नहीं, हाँ, सबको मिलेगा, आप चिंता मत करिए। वो सड़क भी हमारे उसमें है वो, और आप चिंता मत करिए, वो भी होगा। लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि हम एक साथ 40 से 50% पैसा रिलीज करें। जो डिमांड होती है 40 से 50% पैसा एक बार रिलीज करें, और 75% काम पूरा होने के बाद तुरंत डिमांड भेजें, जिससे नया पैसा वहां पे रिलीज किया जा सके। और इसीलिए काम की एक गति, कार्य योजना बनाने में समय लगता है, लेकिन जब कार्य योजना और उसके सभी प्रकार की DPR की सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो जाती हैं तो उसके बाद उसको रिलीज करने में अब अगले 3 महीने का समय जो बच गया है, इसमें उसी गति को आगे बढ़ाने का। और मैं कह सकता हूं कि 24, 25 और 25-26 की जो स्पीड है, इसमें निरंतरता आपको आगे बढ़ती हुई दिखाए, आपको इसमें एक नई गति देखने को मिलेगी। मैं केवल इस पूरे माननीय सदन से इस बात को कह सकता हूं, और खासतौर पर नेता विरोधी दल और विरोधी पक्ष से जुड़े हुए लोगों से, कि आप अनावश्यक नकारात्मकता मत लेके आइए। हर चीज को जातीय चश्मे से देखने की आदत से आप अपने को थोड़ा, यूपी का जितना आप नुकसान कर चुके हैं उससे आप लोग अब थोड़ा बचिए। अगर अब चाहते हैं कि वजूद बना रहे तो उससे बचिए, और नहीं तो मैं आपसे कहूंगा कि राह में मुश्किल होगी 1000, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। ये सभी सपने साकार होंगे जो विकसित उत्तर प्रदेश के लिए इस सदन ने 13-14 अगस्त को देखा था। उन सभी सपनों को साकार करने के लिए सरकार यहां पे वंदे मातरम पे भी चर्चा कराई है, सप्लीमेंट्री डिमांड्स के साथ इस माननीय सदन में आई है। और मैं उन सभी नेताओं को, उन सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस शीतकालीन सत्र में अपने विचारों को इस सदन में रखा है, उन सभी को इस पर उन्होंने यहां पर आज इस सदन में चर्चा की है, उन सभी को मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हुए, अध्यक्ष जी, मैं
अपने वाणी को विराम देता हूं। आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस मुद्दे पर मुझे बोलने की अनुमति दी। धन्यवाद। मत संख्या जी 13। ये मत संख्या 13। ये दो सवाल है वो अभी तो पूछ लिया आपने। माननीय नेता सदन, पूछ तो लिया। ये आपको कैसे पता चला बांग्लादेश वाला दलित है? और अगर है तो आप उसका प्रमाण होगा आपके पास। शेख हसीना को आपने संरक्षण दिया है, अच्छी बात है। अरे छोड़िए, भारत सरकार का प्रभावी कार्यवाही क्या भाई? है, इसमें भारत सरकार को चलिए। प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए बांग्लादेश में जो ये सब हो रहा है। दूसरा है लोक सेवा आयोग में माइग्रेशन व्यवस्था लागू कर पिछड़े दलितों को आरक्षण के साथ भेदभाव बंद किया। 9 साल से सीबीआई जांच चल रही है जिस आयोग की, अभी तक कोई चार्जशीट नहीं लगी और हर बार आप कहते हैं इतने भर्ती गलत हुए। माननीय वित्त मंत्री जी, मत संख्या 13, माननीय वित्त मंत्री क्या हुई? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने